हाय फ्रेंड्स। तो आज के दिनों में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है, जैसे ट्रम्प की टैरिफ वॉर शुरू हुई है चाइना के साथ में। तो आज हम बात करेंगे कि उस मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेट कट होता है वो किस इन्फ्लेशन से, एक्चुअली उसका मेन रोल तो रहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है, लेकिन कौन सी किस तरीके की इन्फ्लेशन को, तो आज हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसी उसमें हम बात करेंगे कि हेडलाइन और कोर लाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो हेडलाइन और कोर लाइन इन्फ्लेशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्या है, और फिर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है। सो अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो उसकी सिंपल डेफिनेशन होता है, इट्स अ जनरल राइज इन द प्राइस, ओके, ऑफ गुड्स एंड द सर्विस ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। यानी कि गुड्स और सर्विस के प्राइस में इंक्रीज होना, ओके, ओवर द टाइम, यानी कि एक दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, एक हफ्ते में हो जाए, ओके, 1 मंथ में हो जाए, 1 ईयर्स में हो जाए, क्वार्टर में हो जाए, ओके, एवरीथिंग, यानी जो टाइम फ्रेम हम डिसाइड करेंगे और उसमें हम वैल्यू ऑफ द मनी कितना, यानी कि इसके प्राइस में चेंज हुआ, हम ये जब मेजर करेंगे तो वो कहलाता है इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन का मेजरमेंट रिक्वायर्ड क्यों होता है? ओके, सपोज आप टमाटो खरीदने गए, ओके, सपोज आप वीकली मार्केट गए, आप बाजार गए और आपने टमाटो खरीदा 1 तारीख को, और आपको टमाटो मिला 50 रुपीज़ के जी में। ओके, फिर आपको आपकी मॉम ने बोला कि बेटा फिर से जाओ और टमाटो लेके आ जाओ। ओके, और आपको फिर से आपने बोला कि पिछली बार आपको लाने थे 2 kg टमाटो, तो मॉम ने दे दिया थे आपको 100 रुपीज़, आपका काम हो गया था। ओके, अब मॉम ने बोला फिर से 100 रुपीज़ दे के कि बेटा फिर से 2 kg टमाटो लेके आ जाओ, लेकिन अब प्राइस हो चुका था 15 डेज बाद 60 रुपीज़ के जी। तो जब आप शॉप ऑनर के पास गए तो आपसे शॉप ऑनर ने बोला कि अगर आपको 2 kg टमाटो चाहिए हैं तो आपको 120 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ओके, 100 रुपीज़ में आपको 2 kg टमाटो नहीं आएंगे, यानी कि 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, जो 100 रुपीज़ की वैल्यू थी वो 15 अप्रैल को रिड्यूस हो गई। ओके, तो इन्फ्लेशन मेजरली क्या करता है? इन्फ्लेशन मेजरली करता है आपकी परचेसिंग पावर ऑफ मनी को रिड्यूस कर देता है। कि पहले 100 रुपीज में आपके पास 2 kg टमाटो आ जा रहे थे, अब वही 2 kg टमाटो लेने के लिए आपको 120 रुपीज जस्ट इन 15 डेज में करना है, खर्च करना है या देने पड़ेंगे। तो इन्फ्लेशन अगर कंटिन्यू रहता है तो आपकी परचेसिंग पावर ऑफ द मनी कम कर देता है, वैल्यू ऑफ द मनी को रिड्यूस कर देता है, इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना कंपेरेटिवली रिक्वायरमेंट होता है। अब इन्फ्लेशन के दो मेजर कैटेगराइजेशन रहते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, कंज्यूमर यानी कि हम, ओके, प्राइस और इंडेक्स। कंज्यूमर जो प्राइस पे करता है, ओके, अगर सिंपली बोला जाए तो इंडेक्स यानी कि एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं और उसके हिसाब से। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये रहता है कि इसमें डिफरेंट का एक बास्केट बना दी गई है, डिफरेंट लिस्टेड ऑफ द आइटम्स की, और उनके वैल्यूज को ध्यान में रखा जाता है और उसके हिसाब से निकाला जाता है कि प्राइस में कितना चेंज प्रीवियस टाइम के कंपैरिजन में कंज्यूमर को फेस करना पड़ रहा है। ओके, तो कंज्यूमर चेंज इन अ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस, ये वर्ड की वर्ड याद रखिएगा, गुड्स एंड द सर्विस, फूड, क्लोथिंग, रेंट ओवर द टाइम। ओके, तो इसमें आपका जो रहता है दोनों चीजें इंक्लूड की जाती हैं, आपका गुड्स एंड द सर्विस। ओके, तो जो हाउस होल्ड एक्चुअली में पे कर रहा है, यानी कि आप गए शॉप ओनर के पास, आपने कोई प्रोडक्ट लिया फूड के लिए या फिर आपने फ्यूल के लिए या अदर प्रोडक्ट के लिए, जो भी कंज्यूम आप करते हैं उन सारी चीज़ों के लिए आप जो पे करते हैं उन सब की एक लिस्ट बनाई जाती है और उसके हिसाब से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है। तो उससे एक इंडेक्स निकाला जाता है कि अगर आपका लास्ट ईयर सीपीआई 100 था और इस साल अगर सीपीआई 104 हो गया, तो इन्फ्लेशन टोटली कितना हुआ? 4%। ओके, प्रीवियस ईयर आपका 100 था और इस साल आपका 104 हो गया, तो डिवाइडेड बाई 100, तो टोटल इंक्रीमेंट आपका जो हो गया वो 4% हो गया। ओके, तो आपका जो
इन्फ्लेशन हो गया वो 4%। इसी के दो पार्ट होते हैं, हेडलाइन और कोर लाइन। तो सीपीआई के ही दो पार्ट होते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। ओके, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों अलग हैं। डब्ल्यूपीआई के ये पार्ट नहीं होते हैं, ये सीपीआई के ही पार्ट होते हैं, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। ओके, अब हम बात करें कि होल सेल प्राइस क्या होता है। होल सेल यानी कि कंज्यूमर नहीं, जब वो प्रोड्यूसर के टाइम पे, प्रोड्यूसर के एरिया पे जैसे ही वो फैक्ट्री से माल निकल रहा है, और उस समय अगर हम देखते हैं कि उसके यानी जो वैल्यू है या उसका प्राइस क्या है, तो वो उसकी जो बास्केट कहलाती है वो कहलाती है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, यानी रिटेलर्स के पास अभी, यानी जो लोकल शॉप ऑनर्स हैं उनके पास वो चीज अभी नहीं पहुंची है। ओके, तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि इसमें होलसेल में आपका सर्विस इंक्लूड नहीं होती, होलसेल में सर्विस इंक्लूड नहीं की जाती है, सीपीआई में सर्विस इंक्लूड की जाती है। ये मेजर डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। ओके, इसमें गुड्स यूज किए जाते हैं जैसे फ्यूल हो गया, मेटल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स यूज हो। ओके, तो अगर टिप्स और आरबीआई पहले इसको यूज करता था अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, अब यूज नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे बस एक टिप्स देने की है, अगर आप सीपीआई है तो कंज्यूमर लेवल पे और डब्ल्यूपीआई होलसेल चीज पे। ओके, तो मेजर टॉपिक जिस पे हमें आज बात करनी है वो है हेडलाइन। सीपीआई का पार्ट है। ओके, सीपीआई का पार्ट है तो ये भी इन्फ्लेशन करता है, और इसमें इंक्लूड होती है, इस बास्केट में इंक्लूड होते हैं ऑल ऑफ द आइटम इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, फूड एंड फ्यूल। यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल को इंक्लूड किया जाता है। ओके, कोर इन्फ्लेशन में ये दोनों चीजें एक्सक्लूड की जाती हैं। ओके, तो ओवरऑल इस कारण से ये ओवरऑल, क्योंकि एक भी आइटम को आपने छोड़ा नहीं है, इसलिए ये एक ओवरऑल पिक्चर ऑफ द इन्फ्लेशन बताता है कि फ्यूल और फूड के कारण, क्योंकि ये दोनों ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, इस कारण से इसको हेडलाइन में इंक्लूड करके देखा जाता है कि ओवरऑल कितना हुआ है। ओके, और अगर आपको कहीं पे भी जैसे अगर लिखा हुआ दिखाई देता है कि सीपीआई इज 6%, तो सीपीआई 6% मीन्स कि वो हेडलाइन इन्फ्लेशन को दिखा रहा है। ओके, सीपीआई बेसिकली नॉर्मली इसी को दिखाता है। ओके, और इसका यूज कहाँ किया जाता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो मेजरली यूज किया जाता है पॉलिसी एनालिसिस में, कि किस तरीके से, क्योंकि पॉलिसी एनालिसिस ये कि हमने जो ट्रेड कर रहे हैं उसके कारण से, या इंपोर्ट लगा रहे हैं उसके कारण से कहीं क्रूड ऑयल के प्राइस नहीं बढ़ रहे, जिसके कारण से फूड के या फिर फ्यूल के प्राइस बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गए, और जिसके कारण से हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ गया। जैसे कि अभी 2 रुपीज़ यानी 2 रुपीज़ जो प्राइस है आपके पेट्रोल का बढ़ाया गया, तो उससे ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा। ओके, कैसे? अब फ्यूल के प्राइस बढ़ने से क्या होता है? फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे तो वो ट्रांसपोर्ट के प्राइस को बढ़ा देगा, और ट्रांसपोर्ट के प्राइस से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये भी बताता है कि हमें किसी सेक्टर वाइज में कितना सब्सिडीज देने की रिक्वायरमेंट है, और ये भी बताता है कि फूड सिक्योरिटी की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर प्राइस ऑफ द फूड बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइस ऑफ द फूड इसमें ही बस इंक्लूडेड है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा कंपेरेटिवली हाई हो गया तो ये बताता है कि एवरीवन इज नॉट एबल टू परचेज दी फूड। तो हमें फूड सिक्योरिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा लोग तक प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फूड सब्सिडी हमें ज़्यादा लोग तक प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये गवर्नमेंट को इसके कारण से इंडिकेशन हो जाता है। दैट्स वाई हेडलाइन इन्फ्लेशन कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर कोर इन्फ्लेशन का इंपॉर्टेंट क्या होता है? ओके, उस पर बात करते हैं। आइए, तो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन ये बताता है कि इसमें से, जैसे मैं पहले बात किया हूँ, फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। वाई? क्योंकि ये दोनों हाईली वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, वेदर हो गया, यानी कि वेदर अगर अच्छा हो गया तो एकदम से फूड के प्राइस कंपेरेटिवली डाउन हो जाते हैं, वेदर थोड़ा सा हार्श हो गया तो फूड के प्राइस कंपेरेटिवली हाई हो जाते हैं। ओके, तो और या फिर इंटरनेशनल मार्केट में ओपेक ने कुछ अलग चीज स्टेटमेंट दे दिए, किसी तरीके के ओपेक का ये हो गया कि उनने प्राइस राइज कर दिया, या फिर जैसे कि अभी ट्रेड वॉर चल रही थी उसके कारण से एकदम से प्राइस रिड्यूस हो गए। ओके, तो क्रूड ऑयल के, तो फ्यूल के प्राइस रिड्यूस हो गए, तो एकदम से शॉक ड्रिवन होते हैं। ये एक स्टेबल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी नहीं बताते इन्फ्लेशन के रिगार्ड में। दैट्स वाई आरबीआई इस पे कंपेरेटिवली रिलाई कम करता है। ओके, एक कोर इन्फ्लेशन ये बताता है कि एक्चुअली डिमांड क्या है मार्केट में। ओके, यानी ये स्टेबल ट्रेंड बताता है कि एक्चुअली में फूड एंड फ्यूल तो अदर शॉक के कारण भी हो सकता है, वेदर हैं, अदर हैं, कहीं ने किसी ने स्टॉक करके रख लिया इस कारण से,
लेकिन जब इन दोनों को आप बाहर निकाल लेते हो तो जो डिमांड एक्चुअली कंज्यूमर के थ्रू ड्रिवन हो रही है वो बताई जाती है, और तब पता चलता है कि एक्चुअली कंज्यूमर डिमांड ओरिएंटेड हो रही है या फिर डिमांड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, जिससे ग्रोथ इन फ्यूचर में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इस कारण से कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव को डिसाइड करने में। ओके, क्योंकि कंज्यूमर की एक्चुअल नीड या कंज्यूमर की एक्चुअल प्रोस्पेक्ट या कंज्यूमर का एक्चुअल एक्शन पता चलता है फ्यूचर के बारे में, इसलिए कोर इन्फ्लेशन। और जब ये पता चलता है, इसीलिए जो आरबीआई है जब अपना रेट या फिर रेपो रेट के बारे में कोई भी डिसीजन लेता है तो वो कोर इन्फ्लेशन को यूज करता है। ओके, नॉट दी हेडलाइन। क्यों? क्योंकि कोर इन्फ्लेशन रियल पिक्चर यानी कंज्यूमर की रियल डिमांड को बढ़ा रहा है। ओके, और कोर इन्फ्लेशन अगर सही तरीके से लिमिट में नहीं है या फिर कोर इन्फ्लेशन अगर ये बता रहा है कि डिमांड कम हो रही है तो रेपो यानी 4% से नीचे हो रही है, तब ये चीज आ जाती है कि आरबीआई को अब रेपो रेट में कट करने की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो अगर एक बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो इंक्लूड द फ्यूल हेडलाइन में होता है, कोर में नहीं होता, फूड एंड फ्यूल। ओके, वॉलेटिलिटी हेडलाइन की हाई होती है और कोर की लो होती है, और टोटल प्राइस को शो करता है ये। ओके, और ये स्टेबल प्राइस को शो करता है। ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ओके, अब बात करें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया जाता है, वही कि जो ये 4+2 का रेंज है यानी 2 से 6% तक का जो ये रेंज है वो डिसाइड ये होता है कि एक्चुअल डिमांड क्या है। अगर कंज्यूमर की डिमांड हाई हो रही है यानी कि बहुत ही ज़्यादा हीटिंग हो जाएगी और एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ये जनरल शॉक यानी कि एकदम से क्रूड ऑयल का प्राइस का बढ़ना या फिर एकदम से वेदर हार्स हो जाना या फिर कहीं पे स्टॉक ज़्यादा हो जाना, वो तो आप किसी तरीके से मैनेज कर सकते हो कि इम्पोर्ट आपने बढ़ा लिया दाल का तो वो कंपेरेटिवली रिड्यूस हो जाएगा। ओके, लेकिन कंज्यूमर की डिमांड एक्चुअली बढ़ी है या घटी है वो हमें इसी के द्वारा पता चलती है। इसलिए आरबीआई इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि डिमांड ड्रिवन चीज जो है या इन्फ्लेशन जो है वो एक्चुअली कोर इन्फ्लेशन है। ये याद रखिएगा कि कौन सा इन्फ्लेशन डिमांड ड्रिवन होता है, वो होता है कोर इन्फ्लेशन। ओके, एंड आरबीआई ये भी पता लगाता है इकोनॉमी ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग का मतलब ये होता है कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो जा रही है यानी कंज्यूमर हाईली डिमांडेड हो जा रहा है कि मकान की डिमांड या फिर हाउस आपने लोन बहुत ही सस्ते कर दिए तो उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, तो ओवर हीटिंग की कंडीशन आ जाती है। ओके, तो या फिर कूलिंग यानी कोई बिल्कुल ठंडा माहौल है, कोई भी कुछ नहीं डिमांड कर रहा है तो वो कूलिंग की कंडीशन आ जाती है। तो दोनों ही कंडीशन इकोनॉमिकली प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसमें इन्फ्लेशन बहुत ही लो हो जाता है, इसमें इन्फ्लेशन बोला जाए तो बहुत ही हाई हो जाता है। ओके, तो उन दोनों चीज़ों को कंट्रोल में करना रहता है, इसलिए इसको डिसाइड करने में क्योंकि डिमांड ड्रिवन होती है इसलिए आपका कोर इन्फ्लेशन इसमें मेजर रोल प्ले करता है। ओके, इसलिए आरबीआई ये देखता है कि कई बार आरबीआई बोलता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन इज कंपेरेटिवली लो ड्यू टू द फूड प्राइस बट कोर इन्फ्लेशन कंपेरेटिवली हाई, इसलिए हम एकदम से इस पे डिसीजन नहीं ले सकते। ओके, तो हेडलाइन का इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये डे टू डे एक्सपेंसेस बता देता है। फूड सब्सिडीज की रिक्वायरमेंट है या नहीं ये बता देता है, वेजेस कैसे होने चाहिए, पेंशन कितनी दी जानी चाहिए, मनरेगा का अमाउंट कितना होना चाहिए, उसमें बढ़ाया जाना चाहिए नहीं बना है बढ़ाया जाना चाहिए, इसके डिसाइड करने में ये करता है। और उससे भी ज़्यादा यानी डिसाइड रेपो रेट में कमी का कोर इन्फ्लेशन से होता है, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ओके, जो एग्रीमेंट है उसमें हेडलाइन सीपीआई को यूज मेंशन किया गया। ये याद रखने की चीज है, इम्पॉर्टेंट फॉर फ्री स्पेशली यूपीएससी, कि उसमें आपके मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो आपका इन्फ्लेशन यूज किया गया है वो हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन। ओके, इसके हिसाब से ही वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन जो डिसाइड होता है यानी आरबीआई जो डिसाइड करती है वो डिमांड ड्रिवन कोर इन्फ्लेशन के थ्रू करती है। ओके, तो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। वाई, मैंने दोनों के बारे में बताया। अभी जैसे 2025 मार्च में था आपका सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन 3.38 था क्योंकि फूड प्राइसेस कंपेरेटिवली लो हुए थे और फ्यूल प्राइसेस भी बहुत लो हो गए थे, लेकिन कोर इन्फ्लेशन कंपेरेटिवली हाई। ओके, यानी डिमांड थी
लेकिन इतना भी हाई नहीं था। इस कारण से उसने आरबीआई ने रेट कम कर लिए, क्योंकि ये 2 to 6 की जो रेंज है उसमें थे। ओके, तो फूड इन्फ्लेशन इज ईजिंग बट द कोर इन्फ्लेशन नीड टू बी वॉच। ये आरबीआई का स्टेटमेंट था कि ठीक है, फूड इन्फ्लेशन कंपेरेटिवली कंट्रोल में है, 3.6 पे था उस समय। ये टोटल है, ये टोटल हेडलाइन इन्फ्लेशन। ओके, तो यहाँ पे फ्यूल भी इंक्लूडेड है, इस कारण से 3.34 है। ओके, और बट कोर इन्फ्लेशन नीड टू बी, कोर इन्फ्लेशन 4% था, इसलिए हमने बोला कि कॉन्शियस रहने की रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। ओके, और वे इस हिसाब से तो ये आपके जीएस पेपर के इकोनॉमी के लिए कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बैलेंसिंग द इकोनॉमी, अगर कभी ऐसे का क्वेश्चन आता है कि बैलेंसिंग द ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, कि ग्रोथ में किस तरीके से इन्फ्लेशन रोल प्ले कर सकता है, वहां पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स अप टू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।